सफलता की एक खास बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा। सफलता की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है, फिदा होती है। तो आज केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट लास्ट टॉपिक है इस पूरे सीरीज का, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट का। केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट आप सभी को पता है, 4-5 कुल 6 केमिकल्स होते हैं जो याद करने वाली चीज़ है, लेकिन मैंने सोचा एक अलग लेक्चर डिवोट करके उसे आपको समझाया जाए, थोड़ा फील दिलाया जाए। बाद में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हमें लास्ट टॉपिक आज पढ़ना है। तो आज चैप्टर की एंडिंग होगी, ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट टॉपिक है, जिस तरह चैप्टर की शुरुआत अच्छी करी थी, चलते गए वैसे ही एंडिंग भी अच्छी करेंगे। तो देखिए केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, धीरे धीरे सारे केमिकल्स एक बार में लिखने के बजाय धीरे धीरे मैं अभी सभी केमिकल्स हेडिंग डाल के उसको समझाऊंगा। उसके मैं यूज या प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखूंगा, वो याद करने वाली चीज़ है। और एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स में दे रखी है, तो आप उसे याद कर सकते हैं। मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि केमिकल क्या है, ठीक है, और वो कैसे मिलता है, किस रिएक्शन को हम करें तो वो केमिकल मिलता है। तो देखिए ये सभी केमिकल्स इससे बनेंगे, इससे, तभी हेडिंग डालिए केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। मतलब कॉमन सॉल्ट को एक रॉ मटेरियल मान के हम बाकी सारे मटेरियल्स को डिराइव करेंगे। इसकी मदद से बाकी सारे जितने भी मटेरियल्स हम पढ़ने वाले हैं उसे हम धीरे धीरे करते करते डिराइव करेंगे। तो देखिए जो पहला है, जो मेरे ख्याल से जो सबसे पहला आपके मतलब जो भी आपको याद होगा, जो भी आपकी बुक में भी होगा, सबसे पहला और सबसे बेसिक यही है मटेरियल की NaOH बनाते हैं हम। NaOH को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप सभी को पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा एक और बात, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लेकिन जितने भी मेटल्स, ये सब मटेरियल्स, इनके कुछ कॉमन नेम भी है। जैसे आपने पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब ऐसे ही इसका नाम है। इसका कॉमन नाम है कॉस्टिक सोडा। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो वो पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि NaCl से बनता है। NaCl से हम सारे मटेरियल्स बनाने वाले हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, अच्छा ये सब हम पढ़ के रहें, क्योंकि इन सब मटेरियल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं केमिकल और इन सब इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इसलिए ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि भाई NaCl से कितने इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमें मिल सकते हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसके यूजेस आप पढ़ सकते हैं, वो याद करने वाली चीज़ है। NCERT में पॉइंट बाय पॉइंट सारे यूजेस लिख भी रखे हैं। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, मैं आज क्या बताने वाला था, ये कौन सी रिएक्शन से मिलती है, क्या हम करते हैं NaCl के साथ कि हमें पर्टिकुलर सब्सटेंसेस मिलते जाते हैं। तो देखिए जब NaCl को एक बीकर में डाल दिया जिसमें होगा वाटर, मतलब वाटर में एक बीकर था, उस पर NaCl डाल दिया और इलेक्ट्रोड्स लगा के इसका क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी दे दी इसको। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा, ध्यान से सुनिए, जब मैंने NaCl को लिया, ठीक है, उसको एक वाटर के बीकर में डाला, ठीक है, एनोड्स कैथोड्स लगाए, मैंने इलेक्ट्रोलिट्स लगाए, इलेक्ट्रोड्स लगाए, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रोलिसिस का काम चालू कर दिया, मतलब इसको दी मैंने इलेक्ट्रिसिटी, इस पूरे मिक्सचर को मैंने दी इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए क्या मिलता है, फिर क्या मिलेगा, इस NaCl + H2O पूरे मिक्सचर को जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी तो देखिए क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है, जो हमें चाहिए था। अब साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है Cl2 + H2। और एक और बात जानने वाली है यहाँ पे कि जो Cl2 यानी क्लोरीन गैस है, वो एनोड पे पाई जाती है। मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस का काम खत्म हो जाता है, तब जब हम देखते हैं तो जो क्लोरीन होती है वो एनोड पे पाई जाती है, हमें हाइड्रोजन कैथोड पे। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कहीं नियर द कैथोड पाया जाता है। कैथोड एनोड तो पता है ना, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो होते हैं भाई, इलेक्ट्रोलिसिस इन्हीं इलेक्ट्रोड्स की मदद से करा जाता है। एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, एक वोल्टेज दी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसमें, तो कुछ रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन केस में, ठीक है। तो NaCl + H2O को जब इलेक्ट्रोलिसिस करा तो NaOH Cl2 H2 मिली। NaOH हमें यहाँ से मिल चुका है, और जो Cl2 H2 है वो पर्टिकुलरली ये एनोड पे मिलेगी, ये कैथोड पे, ये नियर द कैथोड हमें कहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई, ये रिएक्शन याद करने वाली है कि
क्वेश्चन में आ सकता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम NaCl या प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम NaCl। तो ये रिएक्शन याद करने वाली है, इसे आप याद कर लीजिए। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों? क्योंकि क्लोर मीन्स क्लोरीन एंड एल्कली मीन्स NaOH प्रोसेस। तो ये इसका दूसरा नाम है इस प्रोसेस का। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कैसे ये प्रोड्यूस होता है, क्या इसका कॉमन नेम है और क्या इस प्रोसेस का नेम है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको जाननी थी। अगर एनसीईआरटी में इसके यूजेस लिखे होंगे तो यूजेस हमेशा याद करके जाइए। क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर 3 मार्कर में कि मुझे फॉर्मेशन समझाए और 2-3 यूजेस लिखें। तो ये सारे क्वेश्चन आई होप आप क्रैक कर सकते हैं, बोर्ड में आ जाए तब भी। तो देखिए, अगर इतनी बातें क्लियर हैं, तो मेरे ख्याल से अब हमें सेकंड कंपाउंड के ऊपर बढ़ना चाहिए और देखते हैं सेकंड कंपाउंड क्या कहता है। सेकंड कंपाउंड जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं वो है, देखिए सेकंड कंपाउंड अब हम पढ़ते हैं। सेकंड कंपाउंड है, उसका नाम है, सेकंड कंपाउंड का नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, अच्छा ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। तो वॉशिंग सोडा को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, या इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये क्या चीज़ है डेकाहाइड्रेट या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, क्या चीज़ है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अभी आपको इतना जानने वाली चीज़ है कि सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 और ये डेकाहाइड्रेट होता है, हाइड्रेटेड होता है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। ये डॉट के बाद मैंने क्या लिखा है ये आपको सब समझ में आ जाएगा एक बार जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसी लेक्चर के लास्ट में मेरे से पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। इसका फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, यानी Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसकी भी अगर यूजेस लिखी होंगी तो आप यूजेस पॉइंट्स में याद कर सकते हैं। साफ साफ लिखिए, एनसीईआरटी बुक में काफ़ी बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो यूजर्स की बात नहीं करनी, हमें प्रोडक्शन की बात करनी है। इसका प्रोडक्शन में मुझे लगता है काफ़ी बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि ये मिलता कहाँ से। देखिए, पहले तो NaCl हमारा रॉ मटेरियल है, तो NaCl के साथ ही कुछ छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, मैंने NaCl में NH4 मिलाया, CO2 मिलाया और वाटर मिलाया। इतने कंपाउंड मैंने NaCl में मिलाए। तो देखिए मुझे मिलता क्या है, मुझे NaHCO3 मिलता है प्लस NH4Cl मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें NaHCO3 तो चाहिए नहीं था। ठीक है, हमें चाहिए था Na2CO3। तो देखिए अब इस NaHCO3 के साथ मैं क्या करूँगा, अब इस NaHCO3 को जो मुझे मिला था इस रिएक्शन के बाद उसको मैं हीट कर दूँगा। उसको मैं क्या कर दूँगा, हीट। उसको जैसे ही मैं हीट करूँगा वैसे ही मुझे Na2CO3 और देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O मुझे मिल जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। NaCl में NH4 CO2 H2O मिलाया, NaHCO3 प्लस NH4Cl मिला। जैसे ही इसको हीट करा वैसे Na2CO3 मिला, CO2 H2O तो मिला ही, लेकिन इस Na2CO3 से हमें काम है। अब ये Na2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन हमें चाहिए हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्या चाहिए, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो अब जो रिएक्शन होने वाले इसमें 3 रिएक्शन बनती है, ये रही पहली, ये रही दूसरी। अब जो मैं थर्ड रिएक्शन लिखूंगा उससे फाइनली हमें ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिल जाएगा, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं थर्ड रिएक्शन यहाँ लिखूँ तो मैं इस Na2CO3 जो हमें मिला, Na2CO3 जो हमें मिला उसको मुझे हाइड्रेटेड बनाना है, तो मैं इसमें H2O जोड़ दूंगा। H2O जोड़ दूंगा, कितना H2O जोड़ूंगा, 10H2O जोड़ूंगा, तो मुझे मिल जाएगा Na2CO3 डेकाहाइड्रेटेड। अभी डेकाहाइड्रेटेड में बार बार बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये .H2O और 10H2O की जो पूरी बारीकी है, पूरी इसकी क्या चीज़ है ये, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ये रिएक्शंस याद रखनी है बस। अभी जब आप मेरे से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ मैंने लिखी है .NH2O और ये क्या 10H2O मिला है, तो ये हो जाएगा। अब बैलेंसिंग करना आपका काम है, मैं बैलेंसिंग काफ़ी बार सिखा भी चुका हूँ। तो देखिए यहीं पर हम बेकिंग सोडा भी समझ लेते हैं।
कुछ है नहीं बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा जो है आपका थर्ड, बेकिंग सोडा, उसको हम सिंपली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसकी जो प्रोसेस वाली रिएक्शन है वो यही वाली है, ये रही। ये कहाँ, हाँ ये HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यही है ना, NaHCO3। देखिए सिंपल यही है। मतलब बेकिंग सोडा भी हमने एक बार वॉशिंग सोडा समझ में आ गया, तो बेकिंग सोडा समझ में तो कुछ नहीं है। NaCl को बेस कंपाउंड बना, रॉ मटेरियल बना, उसमें ये सारी चीज़ें मिलाई तो मिल गया हमें NaHCO3, NH4Cl। और NaHCO3 जो मिला है इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी प्रोडक्शन आपको क्लियर हो, क्योंकि ज़्यादा इसका फॉर्मूला भी सिंपल सा है NaHCO3, और प्रॉपर्टीज़ आपको बुक में मिल जाएंगी, वो आप याद कर सकते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो 3 कंपाउंड्स के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं 4th कंपाउंड की तरफ और देखते हैं 4th कंपाउंड हमसे क्या कह रहा है। कंपाउंड अब हमें पढ़ना है, ठीक है। 4th कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है, लेकिन उसके पहले एक चीज़, यहाँ जो NH4 है ये अमोनिया है, अमोनियम नहीं है। तो यहाँ NH3 आएगा हर जगह पे। NH4 जहाँ भी आपको मिले, मतलब इसमें अमोनिया है, अमोनियम नहीं है, NH4 नहीं NH3 होगा। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे खुद ही, आपने गलती पकड़ ली होगी, ठीक है। तो देखिए बढ़ते हैं, आप वॉशिंग सोडा से लेके बेकिंग सोडा हमने पढ़ लिया है। ब्लीचिंग पाउडर भी कुछ ऐसा कंपाउंड है, लेकिन वो बहुत ईजी है, उसकी प्रोडक्शन भी बहुत ईजी है। आपको जो याद करने वाली चीज़ है ना, वो इन सबके यूजेस याद करने हैं। क्या याद करने हैं? यूजेस याद करने हैं। तो अगर आपको एक बार यूजेस याद हो गए, और फिर आपसे अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया कि भैया मुझे ये बताएं क्या नाम है फॉर्मेशन, जैसे आप, चलो आपको ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ही पूछ लिया जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, अगर बोर्ड्स में पूछता भी इस वैसे तो क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं क्योंकि ज़्यादा थ्योरी का पार्ट है, लेकिन आते कैसे हैं? या तो पूछेगा व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, तो आप लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर, उसका जो केमिकल नेम है वो मैं अभी जब आपको बताऊँगा वो लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या पूछेगा कि इसकी फॉर्मेशन बताएं, तो जो फॉर्मेशन की रिएक्शन होगी वो लिख देंगे। चाहे तो उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ऐसे जब NaCl में ये मिलाओ तो ये बनता जाता है और फाइनली हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है लास्ट में, अगर वो 3 मार्कर में दे रहा है तो ये भी पूछ सकता है 1 या 2 उसके यूजेस लिखें। तो यूजेस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। 1-2 यूजेस, या होपफुली अगर ज़्यादा यूजेस है तो 3 यूजेस तो मिनिमम याद करके ही जाएँ, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता है 3 मार्कर में आएगा, उससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता, लेकिन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, वरना इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेन होती हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CaOCl2। क्या बनता है? CaOCl2। फिर से मेरे साथ, ब्लीचिंग पाउडर एक कॉमन नेम है, मतलब NaCl से कहीं ये हमें मिला है, कुछ करा था, तो ब्लीचिंग पाउडर हमें मिला, ये कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2, या O स्टैंड्स फॉर ऑक्सी क्लोराइड, तो आप सभी को पता है Cl2 और कैल्शियम, ये रहा। इतनी बातें अगर पता है तो अब टाइम है रिएक्शन पढ़ने का। ये रिएक्शन कैसी होगी इसकी, तो देखिए रिएक्शन भी लिख देते हैं, कुछ खास है नहीं रिएक्शन में, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। तो देखिए अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ इसके, तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने वाला हूँ, उसमें मैं मिलाने वाला हूँ क्लोरीन, मतलब कैल्शियम, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे से क्लोरीन गैस अगर मैं पास करूँगा तो मुझे मिल जाएगा CaOCl2, यानी अपना कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, साथ में मिलेगा यहाँ पे वाटर। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी सिंपल सी, आई होप ये आपको याद हो गई होगी। ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब क्लोरीन गैस हम पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, साथ में वाटर भी मिलेगा। रिएक्शन भी हो गई, यूजेस आप खुद ही याद से कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर भी बहुत आसानी से हमारा खत्म हो चुका है। अच्छा हम कर क्या रहे हैं, सब कंपाउंड्स है, ब्लीचिंग पाउडर सब कंपाउंड्स हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अभी जब आप इसके यूजेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने यूज़फुल हैं इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि NaCl से हम कितने यूज़फुल
कंपाउंड्स जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए हम धीरे धीरे सारे कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से फोर्थ कंपाउंड था। अगर नंबरिंग में गलती होगी तो आपको पता ही चल जाएगी। हमने क्या पढ़ा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इतना पढ़ लिया। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। लास्ट जो मुझे लगता है बच्चों को सबसे ज़्यादा उसकी कन्फ्यूजन होने वाली है, वो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बड़ा चिपका सा दे रखा है, एक छोटे से पैराग्राफ में उसे ख़त्म कर रखा है। मुझे तो लगता है कुछ बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि ये भी फिफ्थ केमिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। उनको लगता है कोई अलग सी चीज़ है। देखिए फिफ्थ जो है, जिसका नाम आई होप आपने सुन रखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम तो आपने सुन ही रखा होगा। इसको हम कहते हैं पीओपी। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन भी बड़ी अच्छी है, इसके यूजेस भी बड़े अच्छे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कंपाउंड है। देखिए इसे धीरे धीरे अगर हम पढ़ें तो देखिए इसमें क्या समझेंगे हम। एक मेरे ख्याल से प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सभी को पता है कॉमन नेम है। इसका जो केमिकल नेम है वो देखिए, अगर मैं लिखूँ इसका केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम मुझे पता चलेगा। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम, मेरे साथ याद कर लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, या इस हेमी को आप हाफ भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं वो भी आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला सिंपल सा CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेट को मैंने बताया हाफ हाइड्रेट। जैसे जब मैंने डेका बोला था, जब मैंने आपको डेका बोला था तो मैंने आपको समझाया था कि डेका मतलब 10। सर ये तो सबको पता होगा, नैनो डेक ये तो सबको पता होगा। डेका मतलब 10 होता है, तो नाम पड़ गया था डेका हाइड्रेट, तो 10H2 आ गया था। अब हेमीहाइड्रेट का मतलब यहाँ पे हाफ है, हाफ हाइड्रेटेड, तो यहाँ पे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे। वैसे मैं इसको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ जब मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी होंगी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फॉर्मूला जो इसका बनता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसको कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हाफ हाइड्रेटेड, और ये फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब ये इतनी अगर बातें पता चल गई तो अब बात करनी है कि भाई मिलता कहाँ से, फॉर्मेशन क्या है इसकी, प्रोडक्शन क्या है इसकी। तो देखिए एक केमिकल कंपाउंड है जिप्सम है। ठीक है, मेनली वो फाउंड पेरिस में ही होता है, इसलिए इसका नाम बढ़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेनली वो पेरिस में फाउंड होता है जिप्सम। उसको जब मैं हीट करता हूँ तो मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल सकता है। कैसे, देखिए जो जिप्सम होता है ना वो लगभग इसके जैसे ही होता है। वो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डाईहाइड्रेटेड होता है। डाईहाइड्रेटेड मतलब 2H2O होता है उसमें, डाईहाइड्रेटेड। ठीक है, CaSO4 डाईहाइड्रेटेड यानी 2H2O। इसको जब मैं हीट करूँगा, और हीट ऐसा वैसा हीट नहीं, हीट करेंगे हम 373 के पे, मतलब 373 की यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही इसको हीट करना पड़ेगा, तभी इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टूटेंगे क्या, ये बनेगा ऐसे। देखिए ये हीट जब इसको करोगे तो ये CaSO4 डॉट हाफ H2O बन जाएगा, और बाकी के, अब देखिए हाफ H2O इधर चला गया, तो बाकी के जितने भी H2 हैं वो हमें रिएक्शन में मिल गए। इसका तो मतलब समझ रहे हो ना, 1/2 को अगर मैं लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 3/2। ठीक है, 3/2 लिखूंगा, और 3/2 को मुझे 2 बनाना है, तो हाफ जोड़ूंगा अगर 3/2 में, तो देखिए 4/2 यानी 2 जो रिएक्शन में थे, जो रिएक्टेंट साइड पे 2 थे, अगर वो हाफ बन गए तो देखिए मास तो यार सेम रहना चाहिए। तो अगर इधर 2 थे, इधर हाफ बढ़ गए, तो इधर जितने बचे थे वो हमने लिख लिया, और अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो वापस हमें 2 मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, ऐसे फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को हीट करेंगे 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। बाकी बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन काफ़ी सुंदर है। काफ़ी बार अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर क्या नाम है, ये केमिकल मटेरियल्स वाला पोर्शन में से अगर कुछ पूछेगा भी तो यही पूछेगा। इसका यूजेस भी पूछ सकता है, इसका फॉर्मेशन भी पूछ सकता है, काफ़ी अच्छा सा इसका फॉर्मेशन भी है। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी यही है कि ये थोड़ा वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, और ये जिप्सम हार्ड मास है, एक बहुत ही हार्ड मास का मटेरियल होता है। ठीक है,
अगर इसकी उल्टी रिएक्शन कर दो, यानी CaSO4 में अगर इतने H2O जोड़ दोगे तो वापस हमें CaSO4 2H2O मिल जाएगा, वापस हमें ये मिल सकता है अगर इसमें ये जोड़ दो। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी बनती है, अगर इसमें यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर जोड़ते हैं तो ये हार्ड मास बन जाता है, और इस हार्ड मास को हम जिप्सम भी कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी से यूजेस इसका बहुत सिंपल सा है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट लोकेशन में सेट करने में यूज़ होता है। जो प्लास्टर होता है एक्चुअली वो इसी मटेरियल से बनता है। तो ठीक है, बातें समझ में आ रही होंगी, डेली लाइफ से भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियर है, यानी पांचवा मटेरियल भी क्लियर है, तो यहाँ सारे मटेरियल्स होते हैं ख़त्म। लेकिन लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का बचा है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसे भी अच्छे से करेंगे, फिर इस लेक्चर को रैप अप तो करेंगे। तो मैं लाता हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन के सामने। शुरू करना है हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता पूरी तरह से, क्योंकि वो क्या करते हैं डेफिनेशन रट लेते हैं। लेकिन मेरी आदत है डेफिनेशन आप खुद डिराइव कर लेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका कंसेप्ट समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली में है क्या। तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अगर मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो CuSO4 का जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो .5H2O लिखा होता है, ठीक है। अब मैंने ये आपको Na2CO3 वाले में भी बताया था, तो काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी थी कि डॉट के आगे क्या H2O लिखा है। देखिए इसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके पास 5H2O हैं, यानी हम कहेंगे इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। अभी सुनते जाइए बस, आप सब समझते जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, समझ में आई बात। CuSO4.5H2O यानी इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है वो मैं भी समझाता हूँ। पहले ये तो समझिए कि अगर इस फॉर्म में लिखा है, इसके बाद 5 लिखा है, डॉट के बाद 5H2, इसके मतलब इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। अगर कोई कंपाउंड ऐसे लिखा है Na2CO3.10H2O यानी इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, FeSO4.7H2O इसके पास यानी 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा। अब देखिए नाम क्या पड़ेगा, CuSO4 का तो नाम सभी जानते हैं, कॉपर सल्फेट, वो ऐसे ही लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कितने मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स है तो ये पेंटा हो जाएगा, 5 मतलब पेंट, और फिर हो जाएगा पेंटाहाइड्रेट। नेमिंग में बता रहा हूँ नेमिंग कैसे करते हैं। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा होता है, ये तो समझ लेना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। अभी क्या चीज़ है उसको अभी समझाता हूँ, पहले ये तो समझ लेना। अगर ऐसे आए 5 है यानी 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी समझाता हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, ये समझिए पहले, फिर नेमिंग कैसे करेंगे। जो नाम है, प्रॉपर नाम है, पहले वो लिख लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद देखिए 10 है, 10 का मतलब डेक, 10 का मतलब डेक, ये तो पता है ना, पेंट, हेप्ट, हेक्स, डेप्ट, ये तो डेक पता है ना, नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए। 10 का मतलब होता है डेक यानी डेकाहाइड्रेट, उसमें ए लगा दीजिए और हाइड्रेट लिख दीजिए, जो भी है, जैसे पेंट था उसमें ए लगा दिया हाइड्रेट लिख दिया, ऐसी डेक था तो डेकाहाइड्रेट। ऐसी सेप्ट का, इसको कहा जाता है हेप्ट, इसको क्या कहा जाता है, हेप्ट। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी लिख सकते हैं, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट 7 है, 7 मतलब हेप्ट, ए लगा दीजिए और फिर हाइड्रेट लिख दीजिए, हेप्टाहाइड्रेट। तो ऐसे नेमिंग करते हैं, और ये होता है जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते तब। अगर ये समझ में आ गया तो आप देखिए फील बताता हूँ आपको कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या लिखा था, कैसे हेमीहाइड्रेट यानी हाफ हाइड्रेट, जब हाफ थे तो हाफ हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। आपको याद नहीं करना कि किसमें क्या लिखते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं वो आप याद भी कर लोगे। तो देखिए आप समझाता हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है।
ऐसा नहीं है, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है तो ये गीली सॉल्ट होगी। कुछ लोग यही सोचते हैं भाई इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, जैसे Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो कुछ लोग सोचेंगे इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी है, इसका मतलब ये सॉल्ट गीली होगी। नहीं नहीं, देखिए होता क्या है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना प्रेजेंट, वो क्या करते हैं, वो सॉल्ट को क्रिस्टल बना देते हैं, सॉल्ट को क्रिस्टल बना देते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में। और क्रिस्टल एक सॉलिड होता है, पानी जैसा दिखता है क्रिस्टल, आपने अगर देखोगे पानी जैसा होता है, आइस जैसा कुछ क्रिस्टल होता है। तो देखिए अगर किसी भी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जैसे Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस Na2CO3 को क्रिस्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। मतलब Na2CO3 पहले कोई सॉल्ट होगी मान लो, जैसे ही उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आया, उसने क्या बनाया, इस सॉल्ट को क्रिस्टल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्रिस्टल एक सॉलिड होता है, पानी जैसा दिखता है, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं, ये एक शेप दे देते हैं, पर्टिकुलर शेप दे देते हैं, है ना, पर्टिकुलर शेप दे देते हैं सॉल्ट को। और क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कलर दे देते हैं। मान लो Na2CO3 का कलर कुछ और था, जैसे ही वो क्रिस्टलाइज हुआ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स में ऐड हुए, वैसे ही उसका कलर चेंज हो गया, एक पर्टिकुलर कलर उसे मिल गया। तो 3 चीज़ें करते हैं जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और एक और बात समझिए, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्री वाटर नहीं होता, ये फ्री वाटर नहीं होता, ये वाटर क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो सॉल्ट गीली नहीं होती, उसके बजाय क्रिस्टल के फॉर्म में वो सॉल्ट बदल जाती है जैसे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आते हैं। बातें समझ में आ रही हैं, आ रही होंगी, आ रही है ना। अगर देखिए आ रही है तो एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, इसी के ऊपर एक और बात, लास्ट बात है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जांपल लेता हूँ, CuSO4 एक सॉल्ट है, CuSO4 एक सॉल्ट है, जैसे ही उसमें 5H2O जोड़ा तो CuSO4.5H2O बन गया। अब इसका कलर कुछ होगा, यहाँ पे कुछ भी कलर होगा, ये ड्राई CuSO4, इसका कुछ भी कलर होगा। इसमें जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जोड़े, वैसे ही ये सॉल्ट हाइड्रेटेड बन गई और नाम पड़ गया कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर यहाँ कोई और सॉल्ट होगी, मान लीजिए एक्व सोल्यूशन में होगा, मान लीजिए एक्व सोल्यूशन में होगा, कुछ भी हो सकता है, एक्व सोल्यूशन में होगा। जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स में आए, वैसे ये क्रिस्टल बन गया, और क्रिस्टल मोस्टली सॉलिड होते हैं। और क्या हुआ, कलर मिल गया, इसे कलर मिल गया, कलर एक शेप मिल गई और कलर मिल गया, इसका कलर था ब्लू। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जब हटाना होता है किसी कंपाउंड में तो कैसे हटाते हैं। CuSO4.5H2O था, अब इसके क्रिस्टल्स हटाने हैं तो सिंपली इसको हीट कर दो। किसी भी मॉलिक्यूल से अगर क्रिस्टल हटाने हो तो इसको हीट कर सकते हैं। हीट करने के बाद देखिए क्या बनेगा, CuSO4.5H2 को हीट करोगे तो देखिए वापस ये CuSO4, यही रिएक्शन वापस आ जाएगी, प्लस 5H2O में बट जाएगा। यानी अब हमें सॉल्ट बेचारी अकेली मिल जाएगी, क्रिस्टल से वापस ये अपने नॉर्मल स्टेट में बदल जाएगी, और इसका कलर भी बदल जाएगा, कलर हो जाएगा इसका वाइट, और क्रिस्टल में था तब था ब्लू। तो बातें समझ में आ गई होंगी, क्रिस्टल्स के बारे में सारी बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। क्रिस्टल्स जोड़ने हो ऐसे जोड़ सकते हो, कलर भी मिल जाएगा इसको, क्रिस्टल की फॉर्म में सॉलिड हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन हटाना है तो हीट कर दो, हट जाएगा और वापस सॉल्ट अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी, कलर भी वापस चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मल कलर था वही वापस आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और एक बात हमेशा याद रखना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ये मतलब नहीं कि सॉल्ट गीली है, उसका ये मतलब है कि उस सॉल्ट को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ने क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी वो अब सॉलिड के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुकी है। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्री वाटर नहीं होता, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स। सारी बात अगर क्लियर है तो ये आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। जितने भी अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे, सारी बात आपके अगर क्लियर है तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर है कि इस पूरे चैप्टर पे आपकी कमांड है। आप अच्छे से उस चैप्टर को आप करिएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार NCERT की बुक खोलिए, वो जितनी मैं बोल रहा ना यूजेस याद कर लीजिए, वो सारे केमिकल कंपाउंड्स की एक बार रीडिंग मारिए और साथ साथ यूजेस उसके याद करते जाइए। अगर आपने अभी के अभी यूजेस याद कर लिए तो ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा, पूरी कमांड हो जाएगी इस चैप्टर पे। तो यूजेस आप याद कर सकते हैं, आपका काम है यूजेस याद करना। NCERT बुक में पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे से दे रखे हैं। तो अब इस चैप्टर में आपको क्या चाहिए, अब इस चैप्टर से आपको चाहिए एक बढ़िया सी
क्वेश्चन की सीरीज, जैसे केमिकल रिएक्शन वाले में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करे थे, अराउंड 20 क्वेश्चंस करे थे जिसमें 10 एमसीक्यूज थे और 10 हॉट्स यानी 5 मार्कर क्वेश्चंस थे। वैसे ही इस चैप्टर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड बोर्ड के लिए जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए जो आ रखे हैं और जो आ सकते हैं, उनकी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-3 डेज़ में वो मैं पोस्ट कर दूंगा इस लेक्चर के बाद। तो अब आएगी इस पर बढ़िया सी क्वेश्चन की सीरीज़ जिससे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। फिलहाल अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वैसे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स वाला है, लेकिन मैंने सोचा है कि कार्बन कंपाउंड्स मैं पहले पढ़ाता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, तो उसको आराम से निपटाएंगे। मेटल्स नॉन मेटल्स तो थोड़ा याद करने वाला चैप्टर भी है, वो तो कभी भी होता जाएगा। लेकिन कार्बन कंपाउंड अगर आपने अभी 10th क्लास में अच्छे से समझ लिया और अगर आप बाद में जाके साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो वाला चैप्टर आपको पूरे अच्छे से पढ़ाऊँ, समझाऊँ। तो इसलिए नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसकी वीडियो इसके क्वेश्चन वाली वीडियो के बाद आनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप यूजेस याद कर लेंगे और जाते जाते एक एमसीक्यूज़ की लिस्ट मिल जाएगी आपको क्वेश्चंस की, जिसमें ये पूरे एमसीक्यूज़ मतलब ये जो पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया ना उसी के बेस पे सारे एमसीक्यूज़ हैं। तो आपका थोड़ा सा ये थ्योरी समराइज हो जाएगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑप्शंस मैंने पहले से टिक मार रखे हैं। तो मिलते हैं लेक्चर्स में, आगे मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।